समय था 4 दिसंबर 1971 का। आदमपुर हवाई अड्डे पर एक अजीब सी हलचल होती है। इसी के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सामरा की आंखें भी खुल गई थी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। दूर दूर तक धमाकों की आवाज गूंज रही थी। असल में पाकिस्तानी विमान भारतीय ठिकानों पर हमला बोल रहे थे। और फिर जैसे ही 9:15 हुए तो फिर गुरदीप सिंह सामरा अपने सुखोई विमान से उड़ान भरते हैं। उन्हें आदेश मिला था कि छंब क्षेत्र में पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करना है। कुछ ही क्षणों में सामरा वहां पहुंच गए थे जहां पर पाकिस्तानी टैंक तबाही मचा रहे थे। मगर अब समय का काल उल्टा था। अब सामरा तबाही मचा रहे थे। कई पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह बेहद भयानक था। अचानक उन्हें एक झटका महसूस होता है। विमान के सारे अलर्ट चालू हो गए थे। हर तरफ लाल बत्तियां जलने लगी। यह एक जोरदार आवाज थी। विमान के इंजन ने जवाब दे दिया था। असल में ये पाकिस्तानी मिसाइल का अटैक था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सामरा ने संयम नहीं खोया था। उन्होंने अपने ट्रेनिंग के चरणों को याद किया। सामरा ने इतनी फुर्ती दिखाई कि कुछ ही सेकंड में अपनी टीम को लोकेशन भेज दी थी और फिर खुद आसमान की सैर के लिए निकल गए थे। पैराशूट ने भी अपना काम कर दिया था। वाकई ऐसे दौर में दिमाग बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। मगर गुरदीप सिंह सामरा जैसे जांबाज बहादुरों की वजह से ही आज हमारा भारत आजाद है। पाकिस्तानी सैनिकों ने उस विमान को तो गिरा दिया था, मगर गुरदीप सिंह सामरा की हिम्मत को वे हरा नहीं पाए थे। सामरा अपने ही विमान को जलते हुए देख रहे थे, मगर नम आंखों से मजबूर थे। उनसे यह सहन नहीं हो पा रहा था कि जिस विमान ने भारत की इतनी सेवा की है वह आज जल रहा था। उसके साथ साथ तिरंगा भी भभक रहा था। अब उन्हें यह भी डर सता रहा था कि मेरा पैराशूट मुझे किस इलाके में लेकर जाएगा। असल में जहाँ सामरा विमान उड़ा रहे थे वह एक बॉर्डर वाला इलाका था। पाकिस्तान को लेकर सामरा बेहद चिंतित थे। कहीं उनके इलाके में चले गए तो फिर पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाकर फालतू की शर्तें मनवा लेगा और फिर हवा के झोंकों के साथ पहाड़ों के किनारे किनारे उनका पैराशूट उड़ता ही जा रहा था। सामरा बेहद भयानक खतरों से गुजर रहे थे। विमान में उनका चेहरा काफी जल गया था और फिर एक पथरीली जमीन पर आकर गिर जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एकदम सुनसान इलाका था। इधर उधर आंखें घुमाई, मगर वहां तो कोई नहीं था। सामरा दर्द से छटपटा रहे थे। उन्हें प्राथमिक इलाज की बेहद जरूरत थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इलाका किसी का भी हो, बस किसी तरह कोई सैनिक दिख जाए, वह भले ही पाकिस्तान के हो या फिर भारत के। असल में जहां सामरा गिरे थे पास ही में उनके विमान का मलबा भी गिरा था। विमान में बेहद भयानक बॉम्ब भी थे जो एक एक करके फट रहे थे। मगर सामरा के लिए अच्छी बात थी कि उन्हें अपने ही हथियारों से सामना नहीं करना पड़ा था। सामरा ने अपना मास्क उतारा और विमान के मलबे से दूर अपने पीछे पेड़ों की ओर लुढ़कना शुरू किया। सामरा को प्यास लगी थी। वह पसीने से तरबतर थे। करीब 15-20 मिनट बाद उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जो करीब 150 मीटर की दूरी पर थी। मगर सामरा को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वह एम्बुलेंस भारत की है या फिर पाकिस्तान की। सामरा बुरी तरह से घायल थे। चलना उनके बस की बात नहीं थी। अब मदद के जरिए ही वहां से हटा जा सकता था, मगर तब तक वह एम्बुलेंस उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। सामरा समझ नहीं पाए थे कि वह क्या माजरा था। इस बीच गुरदीप सिंह सामरा यह सोचने लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। उनके जले हुए कपड़े बदन को झकझोर रहे थे। वे उन कपड़ों को आग में फेंकना चाहते थे। उन्होंने अपने ऊपर जो कपड़े पहने थे सबसे पहले उन्हें आग में फेंका और केवल जरूरत की चीजों को अपने पास में रखा था। और फिर करीब 45 मिनट बाद एक और वाहन आता दिखाई देता है। वह एक जीप थी। हथियारों से लेस 4 जवान अचानक
सामरा के सामने आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि वे 45 मिनट पहले भी आए थे, मगर आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उन्हें लगा कि यहाँ जिंदा शायद ही कोई बचा हो, मगर अब उनके सामने एक जीवित सैनिक था। उन्होंने सामरा की तलाशी ली, उनके डॉक्यूमेंट भी देखे थे। फिर उन्हें बताया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी इंडियन आर्मी से है और आप जहाँ गिरे हैं वह नो मैंस लैंड है। इसका मतलब ही सामरा बखूबी जानते थे। नो मैंस लैंड वह इलाका होता है जो दोनों देश अपने बॉर्डर के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दिया करते हैं। यह इलाका भी भारत और पाकिस्तान के बीच में नो मैंस लैंड का इलाका था। अब सामरा को भी तसल्ली हो गई थी। फिर उन्हें जीप में डालकर एक बंकर की ओर ले गई। वह बंकर एक पेड़ के बगल में था जहां भारत का एक टैंक भी मौजूद था। वह टैंक थोड़ी थोड़ी देर में पाकिस्तानी टैंकों पर हमला कर रहा था। जैसे ही टैंक फायर करता, आसपास की धरती हिलती और चारों तरफ धूल का गुबार फैल जाता था। बंकर के अंदर मेडिकल टीम का एक सैनिक भी भाग दौड़ कर रहा था। जैसे ही शाम हुई तो फिर जाबाज सामरा को एम्बुलेंस में डालकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। वहाँ एक्सरे मशीन तो नहीं थी, मगर अनुभवी डॉक्टरों ने बता दिया था कि उनके पैरों की हड्डी में फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने सामरा का प्लास्टर भी किया था। सामरा का हाल दर्द से बेहाल था। 5 दिसंबर की सुबह होते होते सामरा को मिसिंग इन एक्शन घोषित किया जा चुका था, यानी भारतीय आर्मी के लिए वे लापता थे। आर्मी का आदमपुर एयरबेस से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। सामरा के साथी किसी भी सूरत में बेसब्री से उनकी सूचना का इंतजार कर रहे थे। पूरा दिन बीत जाने के बाद सामरा को रात को बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर आएगा और उन्हें और बाकी घायल सैनिकों के साथ उधमपुर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। सामरा ने बताया कि हमें 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के लिए ले जाया जाना था। यहाँ भी खतरा बना हुआ था। जब हेलीकॉप्टर चालू होता तब धूल उड़ेगी तो फिर पाकिस्तानी अलर्ट हो जाएंगे और फिर एक के बाद एक उन सैनिकों को भी ले जाया गया, मगर पाकिस्तानी सेना को कोई खबर नहीं हो पाई थी। उधमपुर के बेस हॉस्पिटल में शुरुआती इलाज के बाद सामरा को दिल्ली के सैनिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वहां उनका करीब 3 महीने तक इलाज चला। तब तक भारत की सेना ने ऐसा मोर्चा संभाला कि 1971 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। अब पाकिस्तान चारों खाने चित था। तिरंगा सम्मान से लहरा रहा था। जनवरी 1973 में सामरा ने फिर से विमान उड़ाना शुरू कर दिया था। 1995 में सामरा ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ तो थोड़े समय के लिए सामरा को भी सेवा देनी पड़ी थी। फिलहाल गुरदीप सिंह सामरा अपने परिवार के साथ जालंधर में रह रहे हैं। ऐसे हजारों बहादुरों के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाई थी। एक एक इंडियन आर्मी के जवान उसका साक्षी बना था। इंडियन आर्मी हर उस जांबाज को सैल्यूट करती है जिन्होंने अपना योगदान दिया था। जय हिंद, वंदे मातरम।